आज के सत्संग की शुरुआत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा DN दुआ अंकल से कि प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। गुरु जी को मेरी चरण वंदना। गुरु परिवार से जुड़ी प्यारी प्यारी लवली एंड डिवाइन संगत को मेरा प्रणाम। संगत के लिए मैंने 3 शब्द इस्तेमाल किए, प्यारी प्यारी, लवली एंड डिवाइन। इंसानी रूप में हमारे लिए गुरु को खोजना, गुरु को सिलेक्ट करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। यकीन मानिए हम बिल्कुल असमर्थ हैं। ना तो हमारी वो दृष्टि है, ना ही वो ज्ञान है, ना ही वो बुद्धि है और ना ही वो शक्ति है कि हम पहचान सके कि हमें किसे गुरु बनाना है और किसको गुरु सिलेक्ट करना है। अगर आज हम इस गुरु परिवार से जुड़े हैं, गुरु संगत से जुड़े हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की मेहरबानी से। गुरु जी कहते थे कि मेरे दरबार में वही आ सकता है जिसको मैं चाहता हूँ, मेरी मर्जी के बगैर मेरे दरबार में कोई नहीं आ सकता। और वाकई गुरु जी ने अपने परिवार, एक परिवार बनाया, एक एक संगत को एक डायमंड की तरह चुन के उस परिवार में शामिल किया। हम गुरु जी से प्यार करते हैं या प्यार करते थे जब हम गुरु जी के पास आए? नहीं, ऐसा नहीं था। जो भी इस दरबार से जुड़ता है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से, किसी को बीमारी है, किसी को बिजनेस की प्रॉब्लम है, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को कोठी चाहिए, किसी को मकान चाहिए, कोई ना कोई इच्छा मन में लेके जो है इस दरबार में पहुंचता है। और जब उस दरबार में उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है, तो फिर वो फेथ में बदल जाती है, विश्वास में। और जब विश्वास में बदल जाती है तो फिर उस जगह से प्यार हो जाता है। ऐसा कहते हैं ना कि मैं इस जगह पे गया और मेरी जो कामना थी, मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, तो एक प्यार सा बन जाता है, उस जगह से प्यार हो जाता है। और प्यार भी ये इंसानी प्यार नहीं है, इसे डिवाइन लव। और जब प्यार हो जाता है तो फिर मिरेकल्स होते हैं, सॉरी नॉट मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स होती हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग। मिरेकल्स तो जादूगर करते हैं, गुरु जी हमारे तो साक्षात भगवान हैं, महाशिव का अवतार हैं, तो फिर इनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सो द चेन इज आपकी इच्छा, फेथ, लव एंड ब्लेसिंग्स। गुरु जी कहते हैं जब मेरे दरबार में आप आओ तो अपना दिमाग खाली करके आओ ब्लैंक करके आओ और अपनी अक्ल को वहां छोड़ के आओ जहां आपने जोड़े उतारे हैं। कैसेट अगर ब्लैंक होगी तो तभी उसके ऊपर रिकॉर्डिंग होगी। अगर ऑलरेडी कैसेट भरी हुई है तो उसके ऊपर क्या रिकॉर्डिंग होगी? गुरु जी कहते हैं मेरे दरबार में आते हो, मेरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। और हम जो भी गुरु जी से जुड़ा है वो अपनी खुशियों से जुड़ा है, किसी को जबरदस्ती नहीं जोड़ा है। और हमारी खुशियां क्या हैं? हमारी इच्छाएं, जिसमें हम खुशी ढूंढते हैं। बट द रियल हैप्पीनेस इज, वो कहते हैं ना, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया। तो जो रियल प्लेजर है वो गुरु जी की प्राप्ति में है, ना कि इन दुनियावी चीजों को प्राप्त करने में। दुनियावी चीजें तो गुरु जी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो तीनों लोगों के मालिक हैं, कुछ भी किसी को दे सकते हैं उसकी प्रारब्ध के हिसाब से। गुरु जी कहते हैं जो मेरे दरबार में आते हैं उसके 90% कर्म जो है मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, सिर्फ 10% उसको भुगतने होते हैं। और 10% भी वो उसको, अगर हाथी जितनी प्रॉब्लम है तो चींटी जितनी करके उसको निकाल देते हैं, फैसिलिटेट कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ये कनेक्शन ही नहीं बनता, क्योंकि मन जो है संसार में लगा हुआ है। तो इन्हीं एक प्रॉब्लम, एक इच्छा के साथ मैं भी गुरु जी के पास 1999 में गया था, उनकी शरण में। और मुझे ले जाने वाले थे डॉक्टर जेथरा आंटी और जेथरा अंकल। मेरे ब्रदर एक कोर्ट केस में इन्वॉल्व हो गए थे, तो डॉक्टर जेथरा के अंडर मेरी सिस्टर काम करती थी। जब उन्होंने उनसे पूछा भी तू आजकल तेरी जो मूड है वो ठीक नहीं नजर आता, क्या प्रॉब्लम है? तो फिर सिस्टर ने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपके ब्रदर को विश्वास हो तो हमारे एक गुरु जी हैं, उनके पास चलें। तो सिस्टर ने मेरे से बात की, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि हम प्रॉब्लम में थे, डीप प्रॉब्लम में थे।
उस दिन हमें वो डॉक्टर जेसरा आंटी और जेसरा अंकल हमें जहाँ टाइम दिया था वहाँ पे हमें मिले शाम के समय। तो हम लोग उनके साथ एम्पायर स्टेट गए। रास्ते में गुरु जी का सत्संग करते गए, बताते गए, और जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो लाइन में माथा टेकने के लिए आगे आगे वो थे, पीछे हम थे। तो जैसे ही मेरा नंबर आया तो जेठा आंटी ने गुरु जी को इशारा किया, बस इतना हाथ से ही बोला तो वो समझ गए कि हम इनके साथ आए हुए हैं। वो गुरु जी ने हमसे पूछा नहीं, जब उन्होंने बता ही दिया कि हमारे साथ हैं, गुरु जी ने मेरे से पूछा की ना है तेरा। मैंने नाम बताया। की करता है तू? मैं अशोका होटल में इंजीनियर हूँ। अच्छा मनचंदा किथे होता है? मनचंदा वाज दी जनरल मैनेजर ऑफ दी होटल। उनको कहीं गुरु जी याद कर रहे थे। ठीक है। सो बिफोर मैं उनको अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता, उन्होंने मेरे को इशारा किया बैठने के लिए। मैं जाके संगत में बैठ गया, सिस्टर भी मेरी साथ थी। मैं अब वो जेठा आंटी की तरफ देखूं कि गुरु जी ने मेरे से पूछा तो है नहीं कि। और फिर जब उसके बाद प्रसाद बंटना शुरू हुआ, या लंगर के बाद इजाजत लेने की बारी आई, तो मैंने कुछ कहने की इच्छा जाहिर की, तो गुरु जी ने इशारा कर दिया, चलो कहीं का नहीं होता, चलो। उन दिनों एम्पायर स्टेट में 7 दिन गुरु जी बैठते थे, तो हम लोग शाम के टाइम में हर रोज हमारा ये होता था कि क्योंकि हम प्रॉब्लम में थे गुरु जी के पास जाने। इसी दौरान एक किसी संगत के किसी लड़की की शादी थी, तो उन्होंने गुरु जी को अप्रोच किया कि गुरु जी ऐसा लड़की की शादी करनी है और होटल ही करनी है। तो गुरु जी ने मेरी तरफ इशारा कर दिया उसको, ए बेटा अशोका होटल इनू गल कर ले। तो लंगर प्रसाद के बाद वो सज्जन मेरे पास आ गए, तो मेरे से डिस्कस हुआ। मैंने बता दिया कि ऐसे आप कल आ जाइएगा, मैं आपकी बात करा दूंगा। जब गुरु जी से आज्ञा लेने लगे, हाँ तेरी गल हो गई है? मैं कहा जी हाँ जी वाले, कितना डिस्काउंट दिलाएगा? मेरे मन में ये आया कि गुरु जी डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो अब थोड़ी बहुत मुझे ना ऑफर कर देना चाहिए इनको, क्योंकि मैंने तो प्रॉब्लम अपनी हल करवानी थी। तो मैंने कहा गुरु जी मेरे को जितना मिलता है ना उसे 5% मैं फालतू दूंगा इसमें। ना समझी दिमाग की। देखिए उस समय हमें नहीं पता था कि महाशिव को हम 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि मालूम नहीं था ना, वो गुरु जी ने पर्दा डाला हुआ था। हम तो गुरु जी के पास गए थे एज ए संत समझ के, एज ए बाबा समझ के, प्रॉब्लम में थे, ठीक है प्रॉब्लम अगर हमारी हल होती है तो हमें जाने में क्या इतराज है। लेकिन ये बाद में समझ आई, ये शायद पर्दा गुरु जी ने डाला हुआ था। तो हम रोज जाते और फिर हम कोशिश करते, तो जब उन्होंने कहा जी इनको गुरु जी को सब पता है, आप कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उस केस में जो लोग इन्वॉल्व थे, इसी दौरान उन लोगों ने आना शुरू किया, ऑफिसर्स ने। उसके बाद जो जज इन्वॉल्व थी उसमें उन्होंने भी आना शुरू किया। तो हमारी थोड़ी सी घबराहट बढ़ गई कि शायद हम प्रॉब्लम में ना आ जाएं, कि अदरवाइज इनको कैसे मालूम है कि हम गुरु जी के यहाँ आए हुए हैं। पर वो गुरु जी की लीला थी, जो भी था। 5 महीने के बाद इस दौरान गुरु जी ने कुछ उपाय भी बताए। वो सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि उपाय, गुरु जी तो महाशिव हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं, एक इशारे से किसी को कुछ भी दुनिया की कोई भी चीज हाजिर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो उपाय बताए उन्होंने, वो सिर्फ एक हमारी पेशेंस को खींचने के लिए कि हाँ ठीक है। वो पेशेंस भी इसलिए कि जो हमारी प्रारब्ध है उसको हमने भुगतना है, वो भुगतवाना गुरु जी ने है। वो प्रारब्ध में अगर 10% में मेरा 2 महीने आता है तो 2 महीने में प्रॉब्लम हल होगी, अगर 5 महीने आते हैं तो 5 में होगी, अगर 1 साल आता है तो 1 साल में। कई संगत का तो जिस दिन गुरु जी के पास आए उस दिन गुरु जी ने कह दिया कल्याण कीता, मीन्स ब्लेस्ड, उसी दिन कल्याण हो गया। और कई संगत 1-1 साल आती रही, उनका कल्याण नहीं हुआ। सो दैट वैल्यू ऑफ 10%, दैट ग्रेविटी ऑफ 10% इज द प्रारब्ध, इज योर डेस्टिनी। वो जो आपने भुगतनी है और गुरु जी ने भुगतवानी है। एग्जैक्टली संगत जी आफ्टर 5 मंथ्स मैं दरबार में बैठा हुआ था, उठो अशोका होटल कल्याण हो गया तो चलो। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्ट केस में हमारी डेट थी। द केस वाज डिस्चार्ज वेरी ग्रेसफुली विद ए वेरी माइनर पेनल्टी, जिसकी बहुत हैवी पेनल्टी हो सकती थी, जो गुरु जी ने हमें उस 5 महीने में निपटवा दी। और गुरु जी ने फिर जिस आंटी को बोला, आंटी तू बहुत बड़ा काम करा लिया, ये भी गुरु जी ने बोला उनको, वो इतना बड़ा काम था। मैं मन ही मन सोचा था गुरु जी मैंने तो 5% डिस्काउंट देके आपको गलती कर दी, मैं 3% देता तो शायद 3 महीने में छुट्टी हो जाती। ये मेरे अपने मन की भावना थी जो मैंने करा ही में।
जो गुरुजी ने हमें इस नरक से निकाला। और उसके बाद फिर पीछे बैक सीइंग हमने कभी नहीं देखी। मेरा बेटा, छोटे वाला बेटा, उसको जोशी ने कह दिया था कि तेरी किस्मत में, तेरी हाथों की लकीरों में बाहर जाने का नहीं है। तो वो भी गुरुजी से जुड़ा है, मेरे साथ ही जुड़ा है। गुरुजी ने उसको यूएस भेजा एमएस करने के लिए 2006 में। वो यहाँ से एमएस करने के लिए गया। मैंने यहाँ से बैंक से उसकी फीस के लिए लोन लिया था 20 लाख का, और 4-5 लाख रुपया और ऊपर उसको दिया, तो 25 लाख के करीब ऊपर लोन जो था मेरा। 2008 में उसने एमएस कर ली इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया। और उसके बाद यूएस में रिसेशन आ गया। दैट वाज इन द ईयर 2008। रिसेशन ऐसा आया कि वहां से लोगों को निकलना पड़ा, नौकरियां थी नहीं। और मेरी रिटायरमेंट जो थी वो 2008 जून की थी। तो मतलब जनवरी से जून तक का मेरे पास टाइम था। और जैसे ही मेरे ऊपर ये लोन की लाइबिलिटी आई 25 लाख की, क्योंकि लोन की डेट खत्म होने के बाद इंटरेस्ट शुरू हो जाता था, 25-30 हज़ार का इंटरेस्ट था, वो मुझे देना पड़ता हर महीने, जो कि मुझे अपने सैलरी से देना पड़ता। मेरी वाइफ भी जॉब में थी, मैं भी जॉब में था। 3-4 महीने तो हमने बेटे को जो है यहाँ से फंडिंग किया भी, ठीक है जब तक नौकरी नहीं मिलती तो आप ये उसको पैसा भेजा हमने कि आप सरवाइव कर सको। मई के महीने में मेरे को मेरे एक फ्रेंड का बेंगलोर से फोन आता है, मिस्टर दुआ, आप जून में आपकी रिटायरमेंट है, उसके बाद क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा अभी तो 1-1.5 महीना है, मैंने अभी सोचा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी ये ईमेल आईडी है, इस पे आप अपना प्रोफाइल भेज दो। तो मैंने बोला भी अभी मुझे नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि 35 साल की नौकरी के बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो आई विल स्टिल टेक सम रेस्ट। तो उसने बोला आपको नौकरी के लिए कौन बोल रहा है, आप अपना प्रोफाइल तो भेज दो ना। तो डिसहार्टेडली मैंने उस ईमेल आईडी के ऊपर वो प्रोफाइल भेज दिया अपना। एंड विद इन 1 आवर वहां से जवाब आ गया, कैन यू कम फॉर द इंटरव्यू ऑन सैटरडे। सैटरडे हमारी छुट्टी होती है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जॉब। सैटरडे को मैं इंटरव्यू के लिए गया, गुड़गांव में इंटरव्यू था। इट वाज ए 5-स्टार होटल प्रोजेक्ट एंड द पोस्ट वाज चीफ इंजीनियर। I was working as a deputy chief engineer in ITDC, अशोक होटल। उस पोस्ट के लिए उस इंटरव्यू पे मेरे पहले 2 कोलीग जो थे वो रिजेक्ट हो चुके थे। तो आई वाज नॉट क्वाइट श्योर कि मेरा भी वहां पे होगा कि नहीं होगा। बट जैसे ही मैंने वहां इंटरव्यू के लिए पहुंचा, मैं 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू था। पहले एक उनके ऑफिशियल्स ने लिया, फिर दूसरे ऑफिशियल्स ने लिया, एंड अल्टीमेटली दे सेड कि आप कब ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने कहा ये अभी तो ये जून में मेरी रिटायरमेंट है, एंड आई विल टेक अनदर आई थिंक 2-3 मंथ्स रेस्ट करूंगा सितंबर अक्टूबर में। तो कहने लगा आपकी हेल्थ तो ठीक लग रही है, आपको इतनी क्यों ब्रेक चाहिए? हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी एडवांस स्टेज में है, प्लानिंग में, तो इस प्लानिंग में आपकी ज़रूरत पड़ेगी। एग्जीक्यूशन तो थोड़ा टाइम पे स्टार्ट होगी, लेकिन प्लानिंग के लिए आपकी ज़रूरत होगी। तो आप हमें जुलाई की कोई डेट दीजिए जिसमें आप ज्वाइन कर सकें। तो फट से मेरे दिमाग में मैंने कहा जी 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे होता है, तो ऐसा इट्स ऑस्पिशियस डे, लेट मी जस्ट गिव दैट डेट। तो उन्होंने कहा ठीक है हम 10 जुलाई को कर देते हैं। आप, मैंने कहा नहीं 10 नहीं, मैं 7 को। बोले अभी तो आप सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे थे, अभी आप 10 जुलाई भी लिखने नहीं दे रहे हैं। यानी हम 10 का आपको दे देते हैं, आप बेशक 7 को ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन 1 जुलाई को आपको एक आधे घंटे के लिए आना पड़ेगा ऑफिस में, क्योंकि हमारी एक सिंगापुर से टीम आ रही है आर्किटेक्ट कंसल्टेंट्स की, उनके साथ आपकी मीटिंग करवानी है। तो बेशक आप आधे घंटे के लिए आए, मीटिंग अटेंड करके उसके बाद आप 7 जुलाई को ज्वाइन कर लीजिएगा। आई सेड फाइन। तो मैं उठ गया, तो कहने लगा नहीं आप वो लेटर लेके जाइए। तो मैंने बोला मैं लेटर नहीं ले सकता, बिकॉज आई एम स्टिल इन जॉब, आई कैन नॉट एक्सेप्ट, आई एम इन ए गवर्नमेंट जॉब, आई कांट एक्सेप्ट इट। तो कहने लगा हम आपको जॉब थोड़ा दे रहे हैं, हम तो आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, आप एक्सेप्ट करो ना करो। आई सेड ओके ठीक है, आप मेरे को मेल कर दीजिएगा। फिर वो कहने लगे नहीं मेल क्या करना है, आप आए हो तो लेके जाओ। तो दे विल नॉट, मेरे को अलाउ नहीं कर रहे थे कि मैं उनको बगैर वो किए एक्सेप्ट किए मैं वहां से उठ जाऊं। दे वांटेड टू मेक इट श्योर, इस चीज को वो कहना चाहते थे।
मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको सिग्नेचर नहीं दूंगा किसी भी लेटर के ऊपर। बोले नहीं, हमें साइन नहीं चाहिए, आप सिंपली लेटर ले जाइए एंड देन यू डन। संगत जी, हालांकि ड्यूरिंग इंटरव्यू जब ये नेगोशिएशन हुई, आई वॉज ऑफर्ड ए सैलरी 3 times at what I was retiring from my department as a deputy chief engineer. Jai Guruji, this was only Guruji's blessings, which only he could do it. And within next 7 to 8 months, वो लोन जो था 20-25 लाख का, वो कैसे निकला मुझे पता नहीं, वो गुरुजी को मालूम है, गुरुजी ने कैसे निकला। तो जब गुरुजी के पास आप जाते हैं, कल्याण कीता या ब्लेसिंग्स ऑलवेज, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ गए हैं उसके लिए कल्याण कीता। Henceforth you are a member of गुरुजी's फैमिली, और आपकी हर प्रॉब्लम के लिए गुरुजी आपको पल पल आपका हाथ बढ़ा के आपको वो उस भ्रम से निकाल लेते हैं, उस जाल से निकाल लेते हैं। सिर्फ जरूरत ये है कि गुरुजी कहते हैं कि मेरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, सरेंडर करने की कोशिश करो, विश्वास रखने की कोशिश करो। विश्वास तो हो जाता है, फेथ तो हो जाता है, बट दैट फेथ इज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड ट्रस्ट। फेथ तो ठीक है, मैं गुरुजी को मानता हूँ, आप गुरुजी को मानते हैं, पर गुरुजी की कितने मानते हैं वही संगत है, बाकी तो भीड़ ही भीड़ है। आज वर्ल्ड के 120 से ज्यादा शहरों में, 25 से ज्यादा कंट्रीज में, 5 कॉन्टिनेंट में गुरुजी का सत्संग होता है। और संगत जब हम जाते थे 99 में, तो संगत होती थी 200-250 के करीब होती थी, जो एम्पायर स्टेट में नीचे के हाल में पूरी मैक्सिमम जब बढ़नी शुरू हुई तो हमने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठना शुरू कर दिया था, इतनी संगत थी। और आज मिलियंस एंड मल्टी मिलियंस में गुरुजी की संगत है, तो उसमें से 95% संगत ऐसे, रदराइल से 98% संगत ऐसी है जो गुरुजी से मिली नहीं है, जिन्होंने गुरुजी का मंदिर तक नहीं देखा है, लेकिन ब्लेसिंग्स गुरुजी की हो रही हैं, तभी तो संगत जुड़ रही है, कल्याण हो रहा है, तभी तो गुरुजी के साथ संगत जुड़ रही है, परिवार में संगत जुड़ रही है। इसमें ये है कि गुरुजी कहते हैं सरेंडर करो आप। अगर सरेंडर 10% तो ब्लेसिंग 10%, सरेंडर 20% तो ब्लेसिंग 20%, सरेंडर 50% तो ब्लेसिंग्स 50%, और 100% तो गुरुजी भी नहीं चाहते कि ये ह्यूमनली पॉसिबल है। बट उस स्टेज को उस तरफ ले जाने के लिए गुरुजी आपको फैसिलिटेट करते हैं। जिस जगह पे आप उनके दरबार में जाके बैठ गए, जो बड़ा मंदिर गुरुजी ने बनाया है घाटी माइंस में, गुरुजी ने 12 ज्योतिर्लिंगों का जितनी शक्ति है वो उस हॉल में है। उस हॉल में, उस जगह पे बैठ के जो भी गुरुजी को कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, उसका कल्याण निश्चित है, निश्चित है। खैर, ये अब कई संगत हमें मिलती है मेरे को, वो कहती है जी आप तो बहुत लकी हो कि गुरुजी से आपने गुरुजी को फिजिकली रूप में देखा है, गुरुजी से मिले हुए हो। और मैंने उनको यही कॉन्सेप्ट दिया कि पुरानी और नई संगत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि गुरुजी से कौन किस समय से जुड़ा है, किस जनरेशन से जुड़ा है, ये गुरुजी को मालूम है। हो सकता है पहुंचा आज हो, वो मेरे बाद पहुंचा हो, लेकिन वो किस जन्म से जुड़ा हुआ है। तभी कई बार संगत होती थी को गुरुजी से जब आते थे तो हमने ये कहते हुए सुना है कि आप मेरे पास 10 साल पहले भी आए थे, वो फलाने फलाने के साथ आए थे, आपको याद है? गुरुजी वो उसको रिमाइंड करवा देते थे। तो गुरुजी को तो सब मालूम है कि कौन किस जन्म से गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये 100% गारंटी है कि जब आप गुरुजी ने आपको अपनी शरण में ले लिया तो टिल मोक्षा इट इज गुरुजी's रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मोक्ष तक ले जाएंगे। वो आज अगर इस जन्म में हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म में फिर यही गुरु आपको मिलेंगे और फिर आपको मोक्ष तक ले जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि जो एक बार गुरुजी की शरण में आ जाता है, he is allotted a unique identification number। जैसे आधार कार्ड होता है ना, वैसे संगत को, हर इंडिविजुअल को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है, जिससे उसकी पहचान, जिस जन्म में भी गुरुजी होंगे उस नंबर से उसकी पहचान होगी। तो ये संगत जी आप इस चीज को सोच के रखिए कि जिस दरबार में आप बैठे हैं तीनों लोगों के मालिक हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमारी सोच में 99.9% तो फेथ है, पर 0.1% दिमाग में हर बार आने पे, हर प्रॉब्लम के साथ आने में ये आता है कि शायद गुरु फैक्टर काम ना करे। ऐसे ही होता है ना, तभी तो हम सत्संग अटेंड
अभी भी गुरु जी की शरण में बैठे हैं 99.9% को 100% करने के लिए, बिकॉज वो मालिक हैं जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है। उनके बारे में आप ये सोचते हो कि शायद गुरु फैक्टर काम करे ना करे, तो ये हमारी नासमझी है, हमारी सोच नहीं है ये। मैं जिस होटल को बना रहा था, जिसको मैंने ज्वाइन किया, उसके फेशियल लाइटिंग के लिए एक पार्टी को हमने कांटेक्ट किया फॉर ए बिग कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाइटिंग द फेशिया ऑफ द होटल, जो इंडिया में नहीं बनती थी। तो इंटरनेट से देख के मैंने देखा एक ओखला की एक पार्टी है, मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो उनको बुलाया कि आप आइए, मेरे को बताइए कि मैंने लाइटिंग करवानी है। तो जब मेरे पास वो आए मेरे कमरे में, तो कंप्यूटर मैंने खोला हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि प्रोडक्ट अपना दिखाइए। आपने बोले जी हम पहले इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ सो एंड सो कंपनी। आई सेड ओके, शो मी योर प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट दिखाइए। इतने में ही उनकी नज़र जो थी वो मेरे पॉकेट में गुरुजी का पेन था और पेन के ऊपर गुरुजी की फोटो थी। तो उस जेंटलमैन की मेरे इसके ऊपर नजर पड़ी, तो कहने का ये कौन है? मैंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं। कहते लगते तो शेट्टी जैसे हैं, फिल्मों में जो काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे गुरुजी हैं। बोले क्या इनका नाम क्या है? उनके गुरुओं के नाम नहीं होते, गुरुजी बोलते हैं बस। फिर मैं उनको बोलूं प्रोडक्ट दिखाइए, और वो गुरुजी की बातें करनी शुरू कर दें। जब मैंने देखा कि उनका इंटरेस्ट जो है, उनका भाव जो है इस तरफ हो रहा है, तो मैंने अपना कंप्यूटर एक तरफ किया, फिर उनके साथ बैठ के मैंने गुरुजी का 2-2.5 घंटे सत्संग किया कि गुरुजी क्या हैं, गुरुजी पूरी उनको गुरुजी के बारे में बताया। और उससे 2 घंटे के बाद वो खड़े होकर कहने लगे दुआ साहब आज चलते हैं। मैंने कहा प्रोडक्ट? कहता नहीं, आज तो गुरुजी का दिन था, फिर अगली बार मैं कल या परसों में फिर आता हूँ आपके पास, फिर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा ओके। तो कहेंगे गुरु जी की कोई आपके पास स्वरूप है? तो उन दिनों गुरु जी के हमें जो स्वरूप मिलते थे बहुत छोटे छोटे मिलते, स्टैम्प साइज के मिलते थे। तो मेरी पॉकेट में इंसिडेंटली गुरु जी के अपने हाथ का दिया हुआ स्वरूप सब पीछे साइन किए हुए थे उनके। तो मैंने उनको स्वरूप उनके हाथ में दे दिया। मैंने कहा ये है। तो लेके चले गए। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 2.5 महीने के बाद टेलीफोन आता है, दुआ साहब मैं दीपक बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलिए। कहते मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपसे बात करते हुए कि मैं आपसे गुरुजी के बारे में इतना कुछ सुन गया और आपने मुझे बताया भी सही, इतना 2 घंटे टाइम भी दिया, लेकिन मैं गुरुजी के मंदिर में नहीं जा सका। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको बुलावा नहीं था शायद। कहते नहीं, मैंने ना आपको एक ये भी बताना कि मैंने मर्सिडीज ले ली है। उस टाइम पे मर्सिडीज बहुत ही रेयर चीज होती थी इंडिया के अंदर। अब मुझे समझ नहीं आई कि मुझे गुरुजी के बारे में बात कर रहा है या मर्सिडीज के बारे में बात कर रहा है। ऐसा ओके, मुबारक हो आपको। फिर कहने लगा पर दुआ साहब मैं जब आपसे मिल के गया था, आपसे मैं गुरुजी का स्वरूप लिया मैंने, उसे अगले दिन मॉर्निंग में मैंने अपने ऑफिस में वो स्वरूप को एस्टेब्लिश कर दिया, लगा दिया। और मैं सुबह आता हूँ, सबसे पहले उनको माथा टेकता हूँ, उसके बाद मैं अपना बिजनेस शुरू करता हूँ। और मेरे बिजनेस का लेवल इस लेवल से लेके उसने एक लेवल बताया कि इतना हाई हो चुका है। और मैं आज आपको मैंने फ़ोन इसलिए किया कि मैं परसों मंडे को मैं गुरुजी के दरबार में ज़रूर जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुजी का बुलावा होगा तो आप जाओगे ज़रूर वहाँ पे। अब मंडे को गया हूँ मैं, तो शाम को 5 साढ़े 5 के करीब उसने मेरे को वहाँ से फ़ोन किया। 1 फ़ोन आया, 2 आया, 3 आया, तो मैं मीटिंग में बिज़ी था, मैंने फ़ोन उठाया नहीं। चौथी बार जब उसका मैंने कहा कि ये ज़्यादा परेशानी में है, मैं उठा लूँ फ़ोन, मैंने फ़ोन उठाया। तो कहने लगा दुआ अंकल। तो अब मुझे समझ आ गई। मैंने कहा ये इसका मतलब ये मंदिर पहुँच गया है। दुआ साहब से दुआ अंकल बोल रहा है, तो ये वहाँ मंदिर में पहुँच गया। कहते मैं मंदिर में खड़ा हूँ, तो यहाँ तो दुआ अंकल ये तो मर्सिडीज़ का शोरूम है, जो भी आ रहा है मर्सिडीज़ में आ रहा है। मैंने कहा दीपक साहब आप तो मर्सिडीज लेके गए हो ना, यहाँ तो जो स्कूटर में आता है वो वापस मर्सिडीज में ही आता है। ये मेरे गुरु जी की मेहर है, ये गुरु जी की मेहर। अब देखिए वो इंसान जो गुरु जी से कभी मिला नहीं, सिर्फ मेरे से पहली बार 2 घंटे मीटिंग करने के समय उसका जो भाव था वो गुरु जी की तरफ था। और मैं उसको बिजनेस की ओर खींचना चाहता था कि मुझे अपना, क्योंकि मैंने जिस पर्पज के लिए बुलाया था उसको, लेकिन उसके भाव देखकर मैं हैरान हो गया कि 2-2.5 घंटे उसने मेरे से गुरु जी के अलावा कोई बात नहीं की। तो ये गुरु जी की मेहर थी। उसके कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण इसमें वो है। तो संगत जी, जो आपके मन में अगर ऐसा कुछ है कि जो संगत गुरु जी से नहीं मिली उनके ऊपर कल्याण या उनके ऊपर कुछ ग्रेविटी कुछ कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एक बार गुरु जी की शरण में आ गया
उसको उसके बाद सिर्फ गुरुजी के अलावा सोचने का कोई और मौका नहीं मिला। गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, दीज आर वन टू वन ब्लेसिंग्स, हर एक का वन टू वन कलेक्शन। गुरुजी कहते थे नई संगत लेके आओ, सिर्फ उनका पर्पज ये होता था कि ज्यादा से ज्यादा संगत का कल्याण हो सके समाज में। जिस पर्पज के लिए गुरुजी आए थे इस संसार में, जो गुरु आते हैं तो उनका सिर्फ यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा समाज का कल्याण हो सके जितना भी है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि आप गुरुजी से नहीं मिले। अगर आपके भाव गुरुजी के साथ हैं तो ऐसा कोई वो नहीं कि आपका कल्याण ना हो। मैंने बेटे को यूएस भेजा था एमएस करने के लिए, तो जब वो वहाँ पे रिसेशन हो गया तो उस समय में उसको 3 जॉब्स मिली और उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो गया 3 महीने के बाद कि कौन सी जॉब ज्वाइन करे। तो एक पर्टिकुलर गुरुजी को कहता है, गुरुजी आप मेरे को इस कंपनी से एक लेटर दिलवा दो, नौकरी बेशक मत दिलवाना, इट्स ए वेरी बिग कंपनी। अगले दिन गुरुजी सपने में आते हैं। सर ये भी एक तरीके का ब्लेस करने का गुरुजी का तरीका है, सपने में आपको दर्शन देना। दर्शन तो अब कई तरह के स्वरूप के दर्शन हैं, आप साकार रूप से दर्शन करते हो, ड्रीम के दर्शन करते हो, या उनके जो भजन चलते हैं वो भी दर्शन ही है, गुरुजी का दर्शन ही है। तो ला चिट्ठी मांग रहा सी ना ला, तो गुरुजी ने उसके हाथ में एक स्लिप दी जिसके ऊपर लिखा हुआ था EQUITY, इक्विटी, एंड नीचे $, सो मच। सुबह मेरे को बेटा फोन करता है, पापा ऐसे रात को गुरुजी सपने में आए थे। ही वॉज इन न्यूयॉर्क एट दैट टाइम, और गुरुजी से काफी सत्संग भी करता है वहाँ न्यूयॉर्क में। तो रात को गुरुजी सपने में आए थे और मेरे को ये स्लिप दे गए हैं जिसके ऊपर ये लिखा है, और मेरे को समझ नहीं आई उसकी। वो मेरे से बात छुपा गया कि मैंने गुरुजी से इंटरव्यू के लिए वो चिट्ठी मांगी थी, वो उसे मेरे को नहीं बताया। तो मैंने कहा अच्छा, गुरुओं का दिया हुआ अच्छा होता है, दे गया ना कुछ गुरुजी का। तो 5-6 महीने तक उसका इंटरव्यू चलता रहा उस कंपनी के अंदर, एक इंटरव्यू दूसरा इंटरव्यू। अल्टीमेटली जब 6 महीने के बाद उसका 3 बच्चों में शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, तो उसने मेरे को बताया कि पापा ऐसे ऐसे मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है, बट जॉब मेरे को नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन को मैं क्वालिफाई नहीं करता हूँ। उनकी रिक्वायरमेंट MBA फाइनेंस की है और मैं आई एम MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। मैंने कहा तेरे को बुलाया क्यों था अगर तेरी क्वालिफिकेशन उनको फुलफिल नहीं होती? बोले नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन के साथ इतना ही रिलेशन है कि कंपनी की बायोमेडिकल फर्म्स में इन्वेस्टमेंट, दैट मच रिलेशन माय क्वालिफिकेशन हैज गॉट विद दैट पोस्ट। और उसमें उन्होंने मेरे को शॉर्टलिस्ट किया एंड बाय चांस मैं इस लेवल तक पहुंच गया। ऐसे नो नो नो, प्लीज प्लीज स्टॉप, आप इट्स नॉट बाय चांस, इट इज बाय चॉइस, गुरुजी की चॉइस के हिसाब से। बोले पापा आप तो बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हो उसमें। मैंने कहा अच्छा कितने बच्चे थे? बोले 45। तो मैंने कहा कितने शॉर्ट लिस्ट हुए? बोले 3। तो मैंने कहा फिर तू अभी भी नहीं समझता कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं तेरे पे? बोले नहीं, आई एम श्योर, मेरे को कंपनी क्यों मेरे को सिलेक्ट करेगी जब मेरी क्वालिफिकेशन MBA फाइनेंस की नहीं है। सेड ओके। बोले कल प्री फाइनल इंटरव्यू है और फाइनल परसों है। आई सेड ओके। अगले दिन मॉर्निंग में फोन आता है, पापा एक MBA फाइनेंस उड़ गया, नाउ द कंपटीशन इज बिटवीन him and 1 MBA फाइनेंस। एंड देन ही सेज कि पापा अब ये जॉब 110% उस लड़के की है। मैंने बोला विक्की बेटे देखो ऐसी बात सुनो, आपको गुरुजी पे विश्वास है ना? तो अगर आप अभी भी सोचते हो कि गुरुजी यहाँ तक ले आए ना तो आगे भी वही पहुंचाएंगे। वो पहुंचाने के लिए लेके आए हैं, भटकाने के लिए लेके नहीं आए। नहीं समझे? इस चीज को समझने की कोशिश करो आप। बोले नहीं आप पापा हर वक्त प्रोएक्टिव है। मैंने कहा अच्छा तू ऐसे कर, बात सुन, तू 2 पर्ची डाल ले, गुरुजी के सामने डाल दे और एक पर्ची उठा ले, उसमें जो गुरुजी की डायरेक्शन होगी वो तेरे को पता लग जाएगी। बोला नहीं पापा पर्ची गलत निकल आएगी। अब देखिए संगत जी, वही बात हुई ना, 99.9% फेथ है लेकिन 0.1% शायद गुरु फैक्टर काम ना करे, और इसी भूल भुलैया में ही जो है हम अभी घूम रहे हैं। तो मैंने बोला ओके बेटे जो भी होगा, कल तेरा फाइनल इंटरव्यू है तो पता लग जाएगा। संगत जी अगले दिन 1 बजे फोन आता है, पापा आई एम सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी ओनली। वो बच्चा जिसकी क्वालिफिकेशन कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, US के अंदर उसको सिलेक्ट कर रही है, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना उसका।
रीजन क्या था? रीजन सिर्फ मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। अब जब कंपनी ने उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया तो वरुण तेरे को हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है डिस्पाइट दैट रिक्वायरमेंट फॉर एमबीए फाइनेंस, बट यू हैव टू नाउ इन 3 months अपीयर फॉर 3 फाइनेंस अकाउंट्स टेस्ट, because as per the law of US you cannot certify any document unless you have that qualification। उसके लिए आपको 3 पेपर देने होंगे कंपनी के। एवरी मंथ 1 पेपर विल बी देयर एंड यू हैव टू क्वालिफाई विद मोर देन 70%, 70 and above marks, and if any of the test you go below 70% your job is not there। बोले पापा जॉब तो 3 महीने की है, क्योंकि ना मुझे फाइनेंस का अकाउंट्स का एबीसी पता है, एंड उन्होंने मेरे को किताबें पकड़ा दी हैं, एक पेटी ये है, दीज आर दी बुक्स एंड दिस एंड दैट। एनीवे वो करके जब लेके आया तो पहले फर्स्ट मंथ में उसने टेस्ट दिया, ही गॉट 82 मार्क्स। नेक्स्ट मंथ ही गॉट 71 मार्क्स एंड द थर्ड वाज 72 मार्क्स। जय गुरुजी। बोले पापा मैं लिख तो मैं रहा था पर लिखवा गुरुजी रहे थे, मुझे नहीं मालूम कि क्या लिखा मैंने और कैसे मैंने क्वालिफाई किया है। And after 3 months he was made permanent in that company, in that post where he shifted from engineering to finance, and he worked in that company for 2.5 years। This was one of the biggest investment bank of USA। तो मैंने बोला कि इसमें गुरुजी की क्या कृपा है, तूने तो ठीक है मेहनत करी, तेरा इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हुआ। बोले पापा गुरुजी की ये कृपा हुई कि आई एम सिलेक्टेड एज ए इक्विटी रिसर्च एसोसिएट पोस्टेड इन द इक्विटी डिपार्टमेंट एट यूएस डे सैलरी, जो गुरुजी 6 महीने पहले स्लिप पे लिख के दे गए थे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स। उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसने सोचा कि चलो गुरुजी का शुक्राना करना है, तो घर पे उसने सत्संग रखा न्यूयॉर्क में। ही स्टेज एट टाइम्स स्क्वायर, वहाँ पे मकान है। जब वहाँ सत्संग करता है तो अदरवाइज in normal routine days the parking is a big problem in US, in New York, in Times Square particularly। तो $40-50 एक कार पार्किंग के लग जाते हैं, बट जिस दिन इसके यहाँ सत्संग होता है उस दिन पार्किंग फ्री मिल जाती है, डिक्लेयर हो जाती है कि आज फलानी स्ट्रीट में पार्किंग फ्री है, आज फलानी स्ट्रीट में पार्किंग फ्री है। तो दी संगत जी जो सबर्ब्स में है वो आती है, उसके यहाँ अटेंड करती है सत्संग, और दे एंजॉय दी न्यूयॉर्क सिटी आल्सो। एक वो आउटिंग होती थी उनके लिए, वो सत्संग अटेंड हो जाता है उनके। तो उसने सत्संग रखा घर पे, और यहाँ टेलीफोन करते हैं, माँ को फोन करते हैं, मम्मी बताओ ये पनीर वगैरह कैसे बनाते हैं, छोले कैसे बनाते हैं। बोला क्या? बोले सत्संग मैंने रखा है, और संगत। तो मम्मी ने पूछा कितना संगत है? तो बोला 45-50 के आसपास संगत आ जाएगी। तो मम्मी ने उसको बताया कि तू ऐसे करना, इतना ये करना, इतना वो करना, इतना ये बनाना, इतना वो बनाना, तो ऐसे करना, चपाती प्रसाद तो बना नहीं पाएगा तो कुलचे ले आना बाजार से, 100 कुलचे ले आना। तो उसने वही किया, कुलचे भी ले आया। लेकिन जब लाने के बाद उसके दिमाग में आया कि गुरुजी ये लंगर प्रसाद के लिए घर का बना हुआ जो चपाती प्रसाद है वो एडवाइस करते थे। हालांकि काफी आर्मी ऑफिसर्स के जहाँ जाते थे, जहाँ पे अर्जली लोग लंगर वगैरह बनाते थे, तो वो कहते थे हमेशा आंटियों को कि आंटी लंगर अपने आप बनाया करो। तो एक ये गुरुजी की एडवाइस भी थी, तो उसके दिमाग में वो जब आई तो वो बेचारा फिर मार्केट गया, वो आटा ले आया 5 किलो की थैली, और वो चकला बेलना लिया उसने। एक बैचलर लड़का जिसने आज तक आटा नहीं गूंदा, उस बच्चे ने शनिवार शाम को 100 फुलके बनाए संगत जी अपने हाथ से। बनाने वाला तो वो था, मेहरबानी तो गुरुजी की ठीक है। बना के जब वो शनिवार का रात को सोया, और रात को क्या उसको सुनाई देता है सपने में कि किचन में खटखट हो रही है कुछ। तो उठ के वो जाता है तो किचन में देखता है कि जो इसने लंगर बनाया है वहां 3 लोग खड़े हुए उसको खा रहे हैं, हाथ डाल के, पतीले के अंदर हाथ डाल के। तो इसने बोला भी आप कौन हो? तो कहना हम आपके पड़ोस में रहते हैं। तो पड़ोस में रहते हो तो आप इधर क्या करने आए हो, अंदर कैसे घुसे हो? बोलिए हम दरवाजे से। दरवाजा तो लॉक था। बोले नहीं, मैंने ये दरवाजा खुला हुआ था जी। मैंने आपको, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, आप मुझे बताइए कौन से घर में। ही इज लिटिल बिट स्टाउट। तो उसने एक बंदे का हाथ पकड़ लिया जो सबसे आगे था। उसने बोला मेरे को बताओ आप कौन से घर में रहते हो? तो बोले ठीक है। वो आगे आगे उसको लेके चल रहा है, पीछे दोनों चल रहे हैं। तो संगत जी अगले घर का जो राइट हैंड साइड में 90 डिग्री पे एक दरवाजा था वो खुला था, उसके अंदर चले गए। ये आगे आगे गया और दोनों पीछे आ गए, और जैसे ही घर के अंदर घुसे the 3 merged into 1 and it was गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी।
गुरु जी वो लंगर टेस्ट करने आए थे, जो इसके दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं मैंने लंगर बनाया है, संगत को पसंद भी आएगा कि नमक ज्यादा है, पहली बार बनाया है, मिर्च ज्यादा है या क्या है, मेरे कल को हंसी ना उड़े। तो गुरु जी, जब आप गुरु जी की शरण में हो तो गुरु जी पल पल उस चीज को समझ जाते हैं कि आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम आने वाली है, किस चीज में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, किस में उसमें से कैसे निकालना है। ये गुरु जी की हमारे खासियत है। तो उस दिन अगले दिन संगत हुई तो संगत ने कहा, वरुण तेरे घर में आज जो हमने लंगर खाया है, इट इज रियली रियली वेरी स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट है। लंगर प्रसाद तो ऐसे ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसका कुछ मजा ही अलग है। तो गुरु जी, आप गुरु जी की शरण में बैठे हैं, सिर्फ बस गुरु जी से ध्यान लगाने की कोशिश करिए, अपने आप को कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए, बाकी गुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिए। गुरु जी को मालूम है कब क्या देना है। हम लोग भी इंसानी रूप में है ना, तो सोच लेते हैं कि गुरु जी को पता नहीं लगता है। जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो रात को गुरु जी जब लंगर प्रसाद के बाद आज्ञा लेते थे तो कुछ संगत को वो इशारा करके बिठा देते थे। उसके बाद उनके साथ या तो किसी के यहाँ जाते थे जिसको ब्लेस करना होता था, या फिर वो कभी इंडिया गेट भी ले जाते थे कि आइसक्रीम खिलानी है, चलो वो संगत को ब्लेस करना है, आइसक्रीम खिलानी है। तो हम भी एक बार आज्ञा लेने के लिए हम जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी ने हमें कुछ नहीं कहा, और मैंने नजर छुपा के मैं पीछे जो संगत को बिठा रहे थे उसके साथ बैठ गया। मैंने सोचा गुरुजी ने देखा नहीं है शायद। इंसानी रूप में है ना, दिमाग तो हमेशा भ्रष्ट रहता ही है। पीछे बैठ गया तो थोड़ी देर में गुरुजी ने इशारा किया, अशोका होटल उठो, एक अशोका ढोल दी किचन थोड़ा सारी रात खुली रहेगी, हम लंगर काल मिलेगा, चलो। आई फेल्ट सो एम्बैरेस्ड कि गुरुजी ने मेरे को डांट दिया, बट गुरुजी की डांट में भी जो है ब्लेसिंग्स ज्यादा होती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग गुरुजी को सिर्फ मांगे नहीं गुरुजी से, कुछ मांगने वाले को तो कुछ मिल जाता है, लेकिन जो कुछ ना मांगने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है। तो हम अपनी टेंडेंसी इसी को यही बनाए। और इसके अलावा गुरु जी के कई 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 सत्संग ऐसे हैं। अब सत्संग आप ये समझिए कि ये आप जितनी बार सुनेंगे, कई बार संगत ने जो इस समय जुड़ी हुई है उन्होंने मेरा सत्संग सुने भी होंगे, बट सत्संग इज नॉट एनी कहानी, कोई कथा नहीं है या कोई नाटकीय रूपांतर नहीं है जिसको आपको लेना है। इसमें आप गुरु की महिमा को देखने की कोशिश करिए कि गुरु की कितनी महिमा हो सकती है। अब इस पैंडेमिक के अंदर हमने हजारों सत्संग सुने पुरानी संगत के, जो उस समय हमारे समय पे 99 के बाद में जिनसे संगत से मैं जिनको देखता था कि गुरु जी के पास आते हैं, लेकिन कभी सोचा, कभी उनके सत्संग नहीं सुने थे जो हमने इस पैंडेमिक में इस जूम के ऊपर सुने। और सो अमेजिंग ब्लेसिंग्स, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स आदमी सोच भी नहीं सकता कि गुरु जी इतना कुछ भी संगत के साथ जो है। गुरु जी को संगत बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। सिर्फ हमें अपना प्यार गुरु जी के साथ कैसे करना है। प्यार जो है वो इस रूह से जिसको बोलते हैं ना, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार कोई अल्फाज नहीं, एक खामोशी है, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो उसको प्यार को अपने गुरु जी के साथ रूह से महसूस करने की कोशिश। तो प्यार की जो प्रेम जो है ये भी एक तरह की इबादत है, इश्क भी एक तरह की इबादत है। प्रेम करना, वो प्रेम की स्थिति जो है आपकी काफी काफी कुछ सरेंडर करने के बाद एक वो स्टेज आती है जब आपको रियल मायने में एक प्रेम की अनुभूति होती है गुरु जी के साथ। तो उस भावना को आप तैयार करिए। 24/7 365 डेज गुरु जी गुरु जी गुरु जी ने कोई किसी को ये नहीं कहा कि आपने ये मंत्र पढ़ना है या कोई माला दिया जपने के लिए, नहीं। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि ये अमृत वाला अमृत वाले का। कोई भी समय, जिस समय आपको गुरु जी की याद आए, एक मैट बिछाओ, उसके ऊपर गुरु जी को आप आसन बना के बैठो, तो गुरु जी को याद करो, गुरु जी आपके सामने ही होंगे। गुरु जी कहते थे मेरी फोटो से बातें करोगे आप, मेरी फोटो आप वो करोगे। तो संगत जी बस गुरु जी से यही आप जुड़ने की कोशिश करिए। और मैं अभी गुरु जी के पास बैठे ही था एम्पायर स्टेट में, तो मेरे को उन्होंने खड़ा कर दिया एक बार कि अंकल तेरे को गड्डी आ गई है। मैं कहा जी हाँ गुरु जी मेरे पास कार है। तो इन्होंने नाल लै जी, इन्होंने मरोली छड़ दी रस्ते। मैं कहा ठीक है जी। लड़का था एक 6-6.5 फुट का लड़का था मेरा। तो जब संगत खत्म हुई, लंगर खत्म हुआ, तो मैंने उनको बोला कि आप आइए। मैंने उनको साथ लिया,
गाड़ी में बिठाया, मेरे पास फियट होती थी उस समय। तो जैसे ही हम कुतुब मीनार के पीछे पहुंचे, डेंस जंगल बिहाइंड दैट। अभी तो खैर काफी सफा हो गया, उस टाइम तो बिल्कुल इतना डर लगता था रात के टाइम जब हम आते थे, 12 साढ़े 12 1 बज जाता था, तो उस जगह से निकलना जो है एक बहुत ही डर सा लगता था। तो जैसे ही हम उस डेंस जंगल के सड़क क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी जो थी वो गर्म हो गई और गाड़ी बंद हो गई, आगे से धुआं निकलना शुरू हो गया। मैंने गाड़ी को साइड में किया तो जो अंकल मेरे साथ थे, कहने लगा अंकल कोई डब्बा वब्बा है या कोई बॉटल है ना, जाके पानी। मैंने बोले इस जंगल में कहाँ पानी लाओगे आप? बोले नहीं, अगर है आपके पास तो। उसी दिन मॉर्निंग में गाड़ी मेरी सर्विस होके आई थी, गाड़ी में कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही मैंने बोनट को ऊपर करने की कोशिश, कहते अंकल बोनट को उठाओ नहीं तो भवक मारेगा, अंदर से रेडिएटर प्लांट का रेडिएटर था, वो जंगल की तरफ भागा। एंड संगत जी बिलीव मी, विद इन सेकेंड्स ही केम बैक विद ए डब्बा फुल ऑफ वाटर। उसने बोनट खोल के उसमें पानी डाला और थोड़ी देर के बाद हमने स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने उनको बिठाया और आगे मरोली के स्टॉप पे उनको छोड़ दिया। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने उस अंकल को देखा नहीं दोबारा गुरु जी के दरबार में। तो मेरा कहने का मतलब ये कि गुरु जी को सब मालूम है कि क्या उन्होंने करना है। हमारे बोलने की जरूरत ही नहीं, बोलते हैं ना, बिन बोले मेरी बिरसा जानी, अपना नाम जपाया, कहे नानक गुरु बंधन काटे, गुरु जी तुम्हारी शरणी आया। तो गुरु जी की शरण में आ गए हैं तो बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दीजिए। बाकी गुरु जी ने जो करना है वो तो करना ही है। आप अपनी तरफ से जो है इसको जरूर गुरु जी को कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए। इसी चक्कर में वो मेरा बेटा जब यूएस से इंडिया में आया तो कहने लगा पापा गुरु जी का सत्संग करना है। तो मैंने कहा जरूर करते हैं। मैंने कम से कम 1000-1200 संगत होनी चाहिए। मैंने कहा बेटे देखो ऐसी बात है, अभी ये दिवाली का टाइम, नेक्स्ट संडे दिवाली है, एक हफ्ता दिवाली को रह गया। तो यहाँ दिल्ली का जो रिवाज है वो संगत जो है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, तो इतनी संगत आना मुश्किल हो जाएगी। 200-250 के करीब तो ठीक है, जो जानते हैं मैं उनको बुला लूंगा, आ जाएंगे संगत। बाकी तो जिसको गुरु जी ने भेजना भेजेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उसको अपने इधर ही जहाँ हम रहते हैं राजेंद्र नगर में एक कम्युनिटी हॉल में ले गया। तो मैंने कहा अभी देखो ये कम्युनिटी हॉल, तो कहता है इसमें तो 200-250 लोग आएंगे। तो मैं तो कम से कम आपको बता रहा हूँ कि 1000-1200 संगत होनी चाहिए। अब उससे पूछा, उनसे चौकीदार से, बोले जी आप यहाँ सत्संग तो कर सकते हो लेकिन इसके अंदर हम कुछ आपको चाय प्रसाद या कुछ लंगर प्रसाद नहीं दे अलाउ करेंगे। जब उसे ये बोला तो बेटा मन ही मन हंसने लगा कि चलो शुक्र है यहाँ से जान छूटी, कहीं और देखते हैं। तो कहने लगा पापा कोई मेरे को ये बताओ कि 1000-1200 कहाँ किस बैंक्वेट हॉल में आ सकते हैं, मैं करवा दूंगा। I said ओके। मैं उनको ले गया इधर एशियन गेम विलेज में, एक झनकार रेस्टोरेंट होता था, उससे 1 साल पहले मैंने वहाँ एक सत्संग अटेंड किया था किसी का, तो 2-2.5 हज़ार की संगत थी। तो मैंने कहा चलो वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते। तो जब वहाँ पहुंचे तो पता लगा वो सील हो चुका है, डीडीए ने सील कर दिया है। और जो वहाँ पे चौकीदार बैठा था उसने बोला जी हमारा एक झनकार आया नगर पे है, एमजी रोड के ऊपर, आप वहाँ जाके पता कर सकते हो। तो हम लोग वहाँ से गाड़ी उठाई, हम लोग वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो हमने उनसे बात की, कहने लगा जी हाँ ठीक है हम कर देंगे आपको 1000-1200। उन्होंने मेरे को हॉल दिखाया, एसी हॉल था। तो मैंने चार्जेस पूछे तो कहने लगा कितनी संगत कितनी होगी, मैंने कहा 1000 के करीब है। कहने लगा 7 लाख रुपया, जो स्टेज वगैरह है वो आप करोगे, बाकी सब हम कर देंगे, गद्दे वद्दे समझिए हमारे ही होंगे, लंगर प्रसाद भी आपको देसी घी में हम लंगर प्रसाद दे देंगे। तो मैंने बोला कि मुझे ना इन्होंने भेजा है, मैंने एक रेफरेंस दिया उनको। तो कहने लगा हाँ उनका हमने सत्संग किया था 2 साल पहले वहाँ डीडीए के एशियन गेम्स में, तो दे अग्रीड फॉर 5 lakhs। आई सेड ओके मैं आपको संडे को आके एडवांस दे जाऊंगा। बोलिए आप संडे को एडवांस दे जाइएगा, 24 तारीख का संडे था, 31 को सत्संग करना था, अक्टूबर की डेट थी। 24 तारीख को उधर जसोला में ही एक एनजीओ है सुधा आंटी का, उनके यहाँ सत्संग था। तो उन्होंने हमें बुलाया था कि आप सत्संग पे आइएगा, तो हम लोग गए उस दिन। तो हमने कहा चलो यहाँ से अटेंड करके उसके बाद हम ये आया नगर में उनको 1 लाख का चेक दे के बुक कर लेंगे अगले संडे के लिए। तो जैसे ही हम वहाँ पे
सत्संग अटेंड कर रहे थे, उनके टेलीफोन आने शुरू कर दिए कि आज आप कर दीजिए, नहीं तो हम उसको कैंसिल कर देंगे या किसी और को अलॉट कर देंगे, क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम रह गया, जब अगर आप उसको रिजर्व नहीं करते हो तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे ओके ठीक है। जैसे ही हम सुधा आंटी के यहाँ सत्संग में घुसे तो एक अंकल ने पूछा, अंकल वो आपने सत्संग कराना था, हो गया आपका? मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं गया, नेक्स्ट संडे का 31 का। तो बोले कहाँ कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, जगह अभी ढूंढनी है। तो कहने लगा ठीक है, गुरु जी को अरदास लगाते हैं, जगह भी मिल जाएगी। जब तक वो उनका ये सत्संग हुआ तो उसी सत्संग के खत्म होने के बाद ही वो अंकल आ गए कि अंकल आप ये फार्म हाउस में करोगे? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे। कहते अच्छा लंगर कर लो, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो आप साथ करो। उन्होंने लंगर किया और हमें वो गाड़ी में बिठा के शनि मंदिर के साथ बिल्कुल नेक्स्ट जो है फार्म हाउस है, 5 नंबर फार्म हाउस, वो दैट बिलोंग्स टू सिलेक्ट सिटी मॉल के जो मालिक हैं इंद्र शर्मा और उनके एक पार्टनर हैं योगी राज अरोड़ा, उनका है। उन्होंने हमें दिखाया तो हमें बड़ा पसंद आया वो जगह। वो हालांकि वो सत्संग के लिए नहीं देते थे, तो ना ही शादियों के लिए देते थे वो फार्म हाउस, वो सिर्फ वहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती है उसको वो देते थे। तो मैंने कहा ये हमें जगह तो पसंद है, तो पार्किंग भी बड़ी खुली है, और आप बात कराइए मालिकों से, जो मालिक हैं। उन्होंने टेलीफोन मिला के मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तो मैंने उनको बोला, कहने लगे अब मैंने कहा ये यहाँ पे इस इलाके में है तो ये गुरु जी को जरूर जानते होंगे, क्योंकि गुरु जी का मंदिर हमारे बाटी माइंस में है और ये जसोला उसके साथ में ही है। मैंने बोला कि गुरु जी को आप जानते हो? कहते मैं तो नहीं जानता हूँ गुरु जी के, मेरे जो पार्टनर हैं इंद्र शर्मा सिलेक्ट सिटी मॉल के मालिक जो हैं वो जाते हैं गुरु जी के पास काफी। तो मैंने कहा कहते मैं एक बार गया हूँ उनके पास। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आपको जगह ठीक है, आपका हो जाएगा यहाँ काम? तो मैंने कहा जी हाँ हो जाएगा। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि पेमेंट? बोले गुरु जी का सत्संग करना, पेमेंट क्या लेनी है आपसे? अब देखिए ये इसका ध्यान कौन कर रहा है? 1 लाख का चेक मैं जेब में लेके घूम रहा हूँ कि ये जैसे सत्संग खत्म होगा मैं वहां जमा करा के आऊंगा झंकार बैंक्वेट में, और इधर मेरे को ये गुरुजी ने जगह बिल्कुल फ्री दिला दी। मैंने वो वहां से मैं उठा वापस अभियान सुधा आंटी के यहाँ आया, मैंने अनाउंस किया कि नेक्स्ट संडे सत्संग है इस जगह पे। संगत को प्रार्थना की कि आप जरूर आइए, गुरुजी का सत्संग अटेंड करिए। तो उस जगह पे हमने 31 अक्टूबर को 2010 को सत्संग किया। तो तकरीबन 800 से 1000 के करीब संगत थी जो आई, और उसने वो मैंने उनको भी इनवाइट किया योगी राज जी को। मैंने कहा कि आपका ये फार्म हाउस है और आप आइए ज़रूर। तो वो आए अपनी फैमिली के साथ और उन्होंने लंगर प्रसाद भी किया, और उसके बाद मेरे से मिलने से पहले ही वो चले गए, क्योंकि मैं उस समय सत्संग कर रहा था, अपना सत्संग सुना रहा था। तो उन्होंने जब देखा कि मैं माइक पे हूँ तो वो लंगर प्रसाद लेके चले गए। शाम को जब ये सब खत्म हो गया तो मैंने कहा चलो मैं योगीराज जी को फ़ोन करता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतना विश्वास किया हमारे पे कि आपने जगह दी बगैर किसी। जब शाम को मैंने उनको फ़ोन किया, धन्यवाद किया, तो कहने लगे दुआ साहब धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए कि मैं वहाँ रहते हुए इतने सालों से गुरु जी को अपने फार्म हाउस पे नहीं लेके आया, आपकी कृपा से गुरु जी मेरे फार्म हाउस पे तो आए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। देखिए गुरु जी आपको कहाँ कहाँ किस किस हालत में आपकी मदद करते हैं, आपको वो करते हैं, ये आपको उनको कहने की जरूरत नहीं। एक बार जब उनकी शरण में आप बैठ गए हो तो ये गुरु जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संगत जी सत्संग तो बहुत है, आप सत्संग आप एक सत्संग को बार बार आपने सुना भी होगा, लेकिन सत्संग इज लाइक ए मेडिसिन। जैसे ये आपकी गोली होती है ना, दवाई, कई दवाइयां तो चलती हैं, पर्टिकुलर बीमारी हो तो 8-10 दिन 1 महीना चलती हैं, और कई तो हैं 6-6 महीने चलती हैं, और कई सारी उम्र चलती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर की गोली है या शुगर की गोली है, वो आपने खानी है, गोली वही है, आप सुबह खाओगे तो आप ठीक रहोगे। सिमिलरली सत्संग इज लाइक ए गोली, आप जितनी बार सुनोगे उसमें अपने गुरु की महिमा देखने की कोशिश करिए। उसको कथा मत समझिए, उसको नाटक मत समझिए, उसको रूपांतर मत समझिए। आप सत्संग को जितनी बार सुनोगे, और उसमें भी सत्संग में भी कहते हैं ना, जैसे अब सत्संग सुनो तो उसके साथ कुछ ना कुछ गुरु जी के डूज और डोंट्स भी हैं जिनको फॉलो करो। गुरु जी की इतनी जर्नी के लिए हर के अपनी अलग जर्नी है गुरु जी के साथ, लेकिन मेरी जर्नी में मैंने यही समझा है कि गुरु जी ने बार बार यही कहा है, बार बार इस चीज को प्रोफेस किया है, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। अच्छे इंसान की क्या डेफिनेशन है? किसी का आप अगर अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा नहीं करो।
बड़ी छोटी छोटी चीजें बताई हैं गुरु जी ने। और जब आप सत्संग में आते हो तो आप कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, माइंड को ब्लैंक करने की कोशिश करो, और दान करने की प्रवृत्ति अपने अंदर रखो। दान जरूर करो, गुरु जी कहते थे। तो दान भी ऐसा कि राइट हैंड लेफ्ट को दे तो ना पता लगे, लेफ्ट राइट को दे तो ना पता लगे। ये बड़ी छोटी छोटी बात बताई। और गुरु जी ने इसके अलावा कोई कोई मंत्र जाप नहीं दिया, कोई कोई माला जपने के लिए नहीं, आपको नहीं बोला कि आप इतनी माला जपो ना करो। इसीलिए उसमें अब मैं बताऊं, एक बार मैं आज से 2 साल पहले, मैं 3 साल पहले शायद सियाटल में गया सत्संग में। उषा आंटी है, उनके यहाँ पे था। तो गुरु जी का बर्थडे का ही सत्संग था वहाँ पे, 2-3 दिन का सेलिब्रेशन होता है। तो मैं पहुंचा तो एक अंकल मेरे को मिले, कहता दुआ अंकल। मैंने कहा जी हाँ। कहते अगर आप वो सत्संग करने लगे हो ना, तो उसमें कहीं फुल स्टॉप कामा भूल जाओ तो मेरे से पूछ लेना। आई वॉज स्टन्ड टू सी दैट जेंटलमैन। मेरे को ये बोल रहा है कि अगर आप वो वाला सत्संग करने, मैंने आपका नाम सुना है, कहने लगा आपके सत्संग भी सुने हैं, लेकिन अगर आप वो सत्संग आज अगर आप यहाँ करने वाले हो तो कहीं फुल स्टॉप कामा भूल जाओ तो आप मेरे से पूछ लेना। तो मैंने बड़े हैरान होकर उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसी क्या बात है? कहते अंकल ऐसा है, मैंने आपका ये पर्टिकुलर जो सत्संग है ये यूट्यूब पे कम से कम नहीं 200 बार सुना है। 200 बार, 200 टाइम्स। किस लिए सुना है कि मैं भी जो मेरी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैं गुरुजी के सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में पढ़ता था। हर रोज कुछ ना कुछ सत्संग में पढ़ता था और मैं ढूंढ रहा था कि कौन सा सत्संग जो मेरे रेलेवेंसी में, मेरे रेलेवेंट हो, मेरी प्रॉब्लम। मुझे आपका सत्संग जो था मेरी प्रॉब्लम के हिसाब से इट वाज वेरी रेलेवेंट, और मैंने उसको रट लिया है, याद कर लिया है। उनका भी कोई कोर्ट केस चल रहा था और 2 साल से चल रहा था, बड़ा डीपली उसमें इन्वॉल्व थे वो। तो कहने लगा उसका हल नहीं नजर आ रहा था। जब मैंने आपका ये सत्संग पढ़ा तो मैंने उसको इतना रट लिया कि मुझे इतना याद हो गया, इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि कहीं आप इसको वो वाला सत्संग सुनो। तो मेरा कहने का मतलब ये कि संगत जी आप जितनी बार भी कोई भी सत्संग सुनते हो, किसी भी संगत का, पुरानी संगत का, आज तो अब मिलियंस एंड मल्टी मिलियंस में संगत है, आप किसी को भी खड़ा कर दो तो उसके पास ही 2-3 अपने सत्संग होंगे, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग हर एक पे है। चाहे वो गुरु जी तो कहते थे मेरे पास तो चाहे चोर भी आता है मैंने उसे भी ब्लेस करना है, डाकू भी आता है मैंने उसे भी ब्लेस करना है। कास्ट, क्रीड एंड कलर का कोई गुरु जी के यहाँ फर्क नहीं था। मुसलमान है, हिंदू है, सरदार है, जो भी आया है, जो एक बार गुरु जी की शरण में आ गया है उसका कल्याण निश्चित है, उसका कल्याण निश्चित है। बट वो कल्याण अब 2 दिन में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 2 साल में हो जाए, दैट डिपेंड्स अपॉन हमारे कर्मस क्या है। बिकॉज इस जो जर्नी है, हमारी लाइफ की जो जर्नी है, दिस इज नथिंग बट हमारे जो कर्म है वो जो हमने भुगतने हैं उनको पूरा करना है। उनको पूरा करने में कितना टाइम लगता है, बट एक बार आप गुरु जी की शरण में आ गए हैं तो यू आर in the safe hands, you are under the protection ring of Guruji for 4 things. Number 1 life, number 2 health, number 3 wealth, number 4 prosperity. इन चारों चीजों की जो ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की, हर एक संगत के पास जब भी आप सत्संग के लिए आने की चेष्टा करते हैं, सोचते हैं कि आज सत्संग में जाना है, इन 4 चीजों की बाई डिफॉल्ट ब्लेसिंग्स गुरु जी की सब पे हो जाती हैं। लेकिन इन 4 चीजों में क्रम जो डिसाइड करना है वो गुरु जी ने करना है कि पहले आपको लाइफ देनी है, हेल्थ देनी है, वेल्थ देनी है या प्रॉस्पेरिटी देनी है। वो टाइम पीरियड जो है गुरु जी पे छोड़ दिए। जब समय होगा, जब टाइम होगा, जब हमारी प्रारब्ध के हिसाब से उसका अंत हो जाना है तो गुरु जी ने आपको उससे निकाल लेना है। तब तक आप पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए। आप एक विश्वास जो है, विश्वास तो हर एक हो जाता है, बट फेथ एंड देयर इज डिफरेंट। मैंने शुरू में ही बोला कि फेथ और ट्रस्ट में डिफरेंस है। तो ट्रस्ट करने की कोशिश करिए, ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करिए। आखिर में बस मैं सत्संग तो और भी लाइन में है, फिर कभी मौका मिला तो जरूर सुनाऊंगा मैं आपको जो गुरु जी ने ब्लेसिंग हम पे की हैं। तो मैं ये 4 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं हर सत्संग में रिपीट करता हूँ, तो यहाँ भी मैं रिपीट करूंगा कि आंखें खुली हों, आंखें खुली हों तो जग नजर आता है। जग मतलब संसार। आंखें खुली हों तो जग नजर आता है, आंखें बंद हों तो रब नजर आता है। मैं तो अधखुली आंखों में मदहोश रहता हूँ, आधा जग नजर आता है, आधा रब नजर आता है। आंखें बंद करो, गुरु जी पूरे नजर आएंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग पूरी मिलेंगी। जय गुरु जी, जय गुरु।